गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय जैविकी जो हमारा पेपर है वो चल रहा है, जिसमें इकोलॉजी फैक्टर्स के बारे में हमने बात की थी लास्ट क्लास में, और तापमान के बारे में हम पढ़ रहे थे, आर्द्रता हमने पढ़ी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है पवन व धाराएं। पवन व धाराएं। तो किसी जीव को पवन व धाराएं किस प्रकार से प्रभावित करती हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे। लास्ट में हमने आर्द्रता पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि आर्द्रता जीवों को किस तरह से प्रभावित करती है। उसी तरह से अब यहाँ पर हम पवन और धाराएं देखते हैं। धारा का मतलब है पानी की धारा। यदि झरना है, नदी है, तो ये धाराएं भी जीव को प्रभावित करती हैं। जैसे कि समुद्र के किनारे, नदी के किनारे कुछ पादप लगे हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पर पानी रन होता है, चलता रहता है, तो यहाँ पर जो पौधा लगा होता है तो वो इसके अंदर नहीं जाता, इसी पर रहता है, यहाँ लटका रहेगा लेकिन अंदर नहीं जाएगा। तो ये धारा भी उसको पौधे को प्रभावित करती हैं। जैसे कोई झरना है और उसमें पानी गिर रहा है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की घास पाई जाती हैं या स्मॉल एल्गी टाइप के ग्रुप पाए जाते हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो उसके अलावा बड़े प्लांट यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, तो क्योंकि वो गिर जाएंगे। तो इस प्रकार की जो पॉसिबिलिटी है वो धाराओं के अनुसार हो पाती है। पवन है कि जहाँ पर पवन एक नॉर्मल वेग से चल रही है, वो फेवरेबल होती है, लेकिन यदि मान लो आंधी चल रही है और वो पेड़ गिरा देती है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी पौधों की कम हो जाती है। तो ये वायु की क्षितिज गति पवन कहलाती है। वायु की क्षितिज गति मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक हवा का जाना, वो पवन कहलाती है। वायु की क्षितिज गति पवन कहलाती है। वायु की क्षितिज गति पवन कहलाती है, मतलब एक स्थान से हवा का, वायु का दूसरे स्थान पर जाना, वो पवन कहलाता है। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है? पवन की डायरेक्शन है, ये दिशा है, वो 0 डिग्री से 360 डिग्री हो सकती है। 360 डिग्री हो सकती है, मतलब 360 डिग्री कौन सी हुई? हवा इधर से ऐसे भी चल सकती है और हवा इधर से पूरा ऐसे। तो एक पूरा सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री कोण में बना होता है। तो इसलिए हवा है वो इधर से इधर जा सकती है, इधर से इधर जा सकती है, मतलब 360 डिग्री हवा चल सकती है, इसलिए चारों तरफ गति होती है। दूसरी विशिष्टता वेग को नोटने प्रति सेकंड प्रति वेग प्रति मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटे में नापा जाता है। तो इसकी दूसरी विशेषता क्या है? पवन हम कह रहे हैं कि एक जो वायु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, लेकिन प्रति सेकंड प्रति मीटर प्रति सेकंड कितनी हवा चली, कितनी पवन चली, उसको हम वेग कहते हैं। प्रति मीटर प्रति सेकंड पवन की गति वेग कहलाती है। वेग कहलाती है। प्रति सेकंड प्रति मीटर जितनी चलती है उसको हम वेग कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि पवन पृथ्वी के ताप संतुलन, मौसम आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है पवन है जो मौसम व तापमान संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
तो हम देखते हैं कि मौसम एवं तापमान संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान देती है पवन। कैसे? जैसे कि मौसम, जैसे आंधी चल रही है, बारिश आ रही है, पवन से मान लो कि पवन ना चले और बारिश आ रही, तो एक जगह पर बारिश होती रहेगी, कहीं दूसरी जगह जाएगी नहीं। तो इसलिए पवन का महत्व है कि बादल एक जगह बरस गए तो दूसरी जगह जाएं, तो वहाँ दूसरी जगह भी बरसे तो सभी जगह बरसे, बरसात हो। और संतुलन, तापमान संतुलन क्या है कि जैसे मान लो कि सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और बहुत तेज पड़ रहा है और प्रकाश फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, पत्ती के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, लेकिन यदि वो कंटिन्यू गिरता रहे, हवा ना चले, तो फिर वो सरफेस जलने लग जाएगी। हम देखते हैं ना, जैसे प्रिज्म से हम लाइट गिराएं एक तो वो कागज जलने लगता है, तो इस तरह से पत्तियां जलने लग जाएंगी। लेकिन पवन चलती रहती है तो वो वहाँ जो गर्म सरफेस हुई उसको वापस से ठंडा कर लेती है, फिर गर्म सरफेस को हवा चलती रहती है तो ये ठंडा करती रहती है। तो इस तरह से जो ये तापमान संतुलन का काम है वो भी करते हैं। ऐसे ही हमारे भी, जैसे कि बढ़ाते बढ़ाते पसीना आ रहे हैं तो हवा चला दी तो ये पसीने गायब हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये जो इसके अंदर अभी हमने पिछली क्लास में हमने आर्द्रता पढ़ी थी कि जो इसकी परफेक्ट जो ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर, इस हवा के अंदर कितनी नमी है, वो इसकी निरपेक्ष ह्यूमिडिटी है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। तो उसके अलावा भी उसमें और पानी उस हवा में समा सकता है और एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो जब हवा चलती है तो इस कमरे की सारी हवा घूमने लग जाएगी तो फिर हमारे बार बार दूसरी बार टच होगी और वो नमी हमारी लेती चली जाएगी और पसीना सूख जाएगा। क्योंकि हमारी जो सरफेस है और इन्वायरमेंट का, इस रूम का जो टेम्परेचर है वो दोनों समान हो जाएंगे और हमारी जो बाहर के जो पसीने निकले वो भी पानी इस हवा में घुल जाएगा, मिल जाएगा। तो इस तरह से पवन चलती रहती है तो तापमान संतुलित भी रहता है। हमारा जैसे कि बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है और अब हम जैसे दौड़ करके आते हैं तो दौड़ करने के बाद हमारे पसीने आने लगते हैं तो हमारा शरीर वार्म अप होता है तो इसका मतलब हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ती है तो हम लंबी सांसें भी लेते हैं। क्यों? कि शरीर को, हमारे को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन की पूर्ति तो हमने कर ली, लेकिन जो पसीना निकल रहा है तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि उस इन्वायरमेंट में जो हवा है उसमें हमारी ह्यूमिडिटी है वो उसको एब्जॉर्ब करे, वो पानी को एब्जॉर्ब कर रही है। तो वो धीरे धीरे फिर हमारा बॉडी टेम्परेचर, हम और पानी पिएंगे तो क्योंकि सेल से वो पानी निकल गया मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू, तो पानी और पिएंगे बॉडी में, तो वो हमारा जो 90% का रेशियो था, 65 to 90% वाटर किसी सेल के पास होना चाहिए। तो 90% तक पानी एक कोशिका में रहता है और पानी यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो पानी कम होने लगता है, तो कोशिका वापस वो पानी लेती है तो वापस से अपनी नेचुरल जो नॉर्मल टेम्परेचर था उस पर सेट होती है। तो इस तरह से ये जो पवन है मौसम और तापमान संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तापमान संतुलन, मौसम संतुलन, जैसे कि मान लो कि पहाड़ है और पहाड़ी एरिया है जिसमें हवा चल रही है, बादल आए और टकराए और बारिश हो गई। ऐसे हमारा जैसे पश्चिमी घाट है जहाँ पर केरल में जो हमारा मानसून उठता है, जिसे हम अरब सागर में जो मानसून है अरब सागर कहते हैं। ये इधर वाला जो एरिया है केरल साइड में, तो यहाँ से जो मानसून उठता है वो यहाँ पर टकराता है और हम इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। यहाँ पर अधिकतम बारिश होती है, यहाँ पर पहाड़ी एरिया, लेकिन इस साइड वाला ये है ड्राई एरिया, है ना, ये मैक्सिमम रेनफॉल वाला एरिया है, मैक्सिमम रेनफॉल होता है, लेकिन यहाँ पर लोएस्ट रेनफॉल होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि एक ही जो पहाड़ का है, पहाड़ की इस दिशा में हवा इधर चलती है क्योंकि ये समुद्र के सतह से चलती है। तो यहाँ पर जो जलवाष्प है, वाष्पीकरण हो रहा है, उससे जलवाष्प जो उठी वो यहाँ से एक यहाँ पर पहाड़ के पास में आके ही संघनित हो जाती है और यहाँ बारिश हो जाती है। उसके बाद जो बची वो सीधी जाके और यहाँ पर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है जहाँ आसाम है, चेरापूंजी है, वहाँ जाके टकराती है और यहाँ पर रेनफॉल जाती है। तो इस तरह से ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर बारिश होगी, इसके जस्ट पीछे वाले हिस्से में पानी नहीं होता है, बारिश होती नहीं है। और ऐसे ही हमारी जैसे अरावली पर्वतमाला है राजस्थान का, यदि हम देखते हैं कि राजस्थान हमारे यहाँ पर इस नक्शे में यहाँ पर राजस्थान का एरिया आता है, तो इस एरिया के अंदर राजस्थान में अरावली श्रृंखला वो इस तरह से पाई जाती है, इस तरह से श्रृंखलाएं पाई जाती है। जो हमारा मानसून यहाँ टकराता है और यहाँ हिमालय से होते हुए इधर से आता है, तो ये ऐसे आता है।
तो ये किस तरह से जो मानसूनी हवाएं चलती हैं वो पहाड़ के पैरेलल चलती हैं, मतलब समांतर चलती हैं। लेकिन यदि ये पवन ऐसे चलती और पहाड़ी एरिया ऐसे होता तो ये बारिश होती, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर टकराती और मानसून इकट्ठा होता और बारिश होती। लेकिन ये हमारी पैरेलल अरावली श्रृंखला तो यहाँ पर ऐसा होने लग गया है, क्योंकि कुछ समय पहले हम कह सकते हैं कि बहुत सारे सालों पहले जो गुजरात का एरिया वो भी समुद्र भी माना जाता था। समुद्र इसका मतलब यहाँ तक समुद्र रहा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे समुद्र का ये जो रेंज है वो कम होती चली गई। यहाँ पर अब रेत पाए जाते हैं, कच्छ का जो कच्छ है, पाकिस्तान है, ये सारा एरिया है। तो अब यहाँ से मानसून उठना ही बंद हो गया, मानसून धीरे धीरे यहाँ आ गया। तो मानसून उठता है यहाँ से और यहाँ से आता है, तो ये पैरेलल है, समांतर पर्वत श्रृंखलाएं, इसलिए यहाँ पर मानसून हो नहीं पाता, बारिश नहीं हो पाती। इसलिए अब हम देखते हैं कि रेगिस्तान में जो जहाँ पर कभी सरस्वती नदी के अवशेष कहे जाते हैं वहाँ पर पानी की कमी है और गंगानगर परियोजना के थ्रू अब उसकी सिंचाई स्टार्ट की गई है गंगानगर जिले में। तो हम कहते हैं पवन, ये पवन बहुत डिपेंड करती है कि हमारे मानसून कैसा होगा कैसा नहीं होगा। दूसरा है कि पवन है जो प्रकीर्णन को प्रोत्साहित करती है, पवन है जो प्रकीर्णन को बढ़ाती है। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना। पोलन ग्रेन जैसे एक पुष्प है, तो ये एक पुष्प है, पुष्प का डायग्राम है जिसमें हम इसको इन दोनों को ये वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट मतलब कायिक भाग, और ये दोनों ये है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसमें ये है सेपल और ये है पेटल, ये है एंथर और ये है स्टिग्मा, ठीक है। तो इन दोनों को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, इन दोनों को हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। इस तरह से जो फूल है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट का कॉम्बिनेशन है। ये एक पादप अंग है जिसमें कायिक भाग और रिप्रोडक्टिव भाग दोनों होते हैं। रिप्रोडक्टिव भाग में एंथर और स्टिग्मा दोनों आते हैं, पराग जिसके एंथर के अंदर पराग कण बनते हैं, इसमें जो पराग कण बनते हैं वो स्टिग्मा पर आते हैं और स्टिग्मा से पराग नलिका के थ्रू और ये अंडाशय में पहुंचते हैं। अंडाशय में पहुंचने के बाद में बीज बनते हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है और निषेचन के बाद में बीज बनते हैं। तो ये यहाँ से एंथर से पराग कणों का स्टिग्मा तक पहुंचना वो कहलाता है प्रकीर्णन, ठीक है। और हवा के माध्यम से ये जैसे एक फूल के परागण उसी फूल पर आए उसी स्टिग्मा पर आए, ऐसा पॉसिबल नहीं। जैसे सरसों का खेत है, सरसों के खेत में ये प्रकीर्णन है, तो उसमें प्रकीर्णन में जैसे मधुमक्खियां रोल प्ले करती हैं। मधुमक्खी एक फूल पर बैठी, यहाँ के परागकण लिए और दूसरे स्टिग्मा पर जाके बैठ गई, तो ये इंसेक्ट पोलिनेशन कहलाता है। तो ऐसे ही इसको जो हवा से होता है एनिमोफिली परागकण कहते हैं, इसको एनिमोफिली वायु परागण कहलाता है। एनिमोफिली पोलिनेशन। तो हवा के द्वारा परागकणों का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना एनिमोफिली पोलिनेशन कहलाता है, ठीक है, वायवीय परागण कहलाता है। तो इसमें जो हम कह रहे हैं कि स्टिग्मा के ऊपर परागण आते हैं, तो ये किसी भी माध्यम से आ सकते हैं। जैसे कि मधुमक्खी है वो ला सकती है, तो इंसेक्ट द्वारा परागण हो सकता है, पानी के द्वारा भी परागण हो सकता है, हवा के द्वारा भी परागण होता है।
तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हवा निभाती है, क्योंकि जैसे मान लो हम देखते हैं कि हवा से कई कोसों दूरी तय की जा सकती है परागकणों की। जैसे हम आंकड़े का देखते हैं, आंकड़े के बीज हैं, आंकड़े के बीज उसमें से फ्रूट्स में से फटते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये प्रकीर्णन कहलाता है। तो बीजों का एक स्थान से दूसरी जगह पर जाना और वहाँ पर जर्मिनेट करना प्रकीर्णन कहलाता है। और दूसरा पोलिनेशन कहलाता है। तो प्रकीर्णन को बढ़ाते हैं एवं पोलिनेशन को बढ़ाते हैं, परागण को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मौसम का तापमान को संतुलित करने में प्रकीर्णन को बढ़ाते हैं एवं परागण को बढ़ाया जाता है। तो हवा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि प्रकीर्णन और परागण पौधों के लिए, उनके जीने के लिए बहुत ही जरूरी साधन है। प्रकीर्णन में क्या है कि बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखेरे जाते हैं। इसमें भी, प्रकीर्णन में भी हवा, एनिमल, इंसेक्ट बहुत सारे इसमें काम करते हैं। जैसे कि कुछ बीजों को कुछ पशु खा लेते हैं, खाने के बाद अपने गोबर में कहीं और जाके छोड़ते हैं और वो गोबर में से वो बीज वापस से स्फुटित हो जाता है। जैसे पीपल के बीज हैं, वो कुछ पक्षियाँ खाते हैं, ईंट में वो गिरता है जहाँ पर पीपल उग जाता है, बरगद उग जाता है, कैसे दीवारों में, तो वो उसका प्रकीर्णन कहलाता है। बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्फुटित होना, फैल जाना, ये प्रकीर्णन कहलाता है। और परागकण, यदि एंथर से परागकणों का स्टिग्मा तक पहुंचना, ये पोलिनेशन कहलाता है। तो ये पोलिनेशन भी हवा द्वारा भी होता है, एनिमल्स द्वारा भी होता है, इंसेक्ट द्वारा भी होता है। तो इसलिए पवन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि प्रकीर्णन और परागण, इसके द्वारा उसकी नई संतति का निर्माण होता है। परागण नहीं होगा तो नए बीज ही नहीं बनेंगे, और नए बीज बन भी गए और प्रकीर्णन नहीं हुआ तो इसका मतलब वो बीज वहीं उगेंगे। ऐसा हम देखते हैं कि नीम के नीचे नींबोड़ियाँ बहुत उगती हैं, उसके बाद में वो छोटे छोटे पेड़ बनते हैं और उनमें से देखते हैं कि एक आधा पेड़ बच पाता है, बाकी सारे खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि उसी पेड़ के नीचे यदि वो सारे उगते हैं तो उनमें कंपटीशन होता है फूड के लिए, और इतना फूड ज़मीन में नहीं होता है, और वो धीरे धीरे स्ट्रेस में, हार्श कंडीशन में धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो यदि उनका प्रकीर्णन कहीं और हुआ होता है, ऐसी जगह पहुंच जाते वो जहाँ पर उनको पानी मिल पाता, भोजन मिल पाता, तो वो धीरे धीरे अपना पूरा बड़ा पेड़ बन जाता, तो उसकी संतति डेवलप हो जाती। तो इस तरह से पौधे की उत्पत्ति के लिए, पौधे के बनने के लिए परागण जरूरी है, लेकिन पौधे के जब बीज बने और उनका नई संतति में उत्पन्न होने के लिए प्रकीर्णन की आवश्यकता होती है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रेशर। प्रेशर पवन व धाराओं के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेशर। प्रेशर या दाब। वायुदाब एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है। वायुदाब एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है। महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है वायुदाब भी एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है। हम जो इकोलॉजी में फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो एबायोटिक फैक्टर है ये वायुदाब, जो कि महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है। अधिकांश जीव इससे डायरेक्ट प्रभावित होते हैं। अधिकांश जीव वायुदाब से डायरेक्ट प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे दाब है, पवन है, वर्षा है, चक्रवात है, तूफान आदि का कारण दाब है। क्योंकि ये जो दाब है वो पवन का, चक्रवात का, वर्षा का कारण बनता है। तो हम कह रहे हैं कि जैसे वायु दाब एक एजेविक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है, जो कि किसी जीव को प्रभावित करता है। तो वायु दाब है वो डायरेक्ट हर जीव को प्रभावित करता है।
जिसमें कि पवन का चलना वायु दाब पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो यहाँ की हवा हल्की हुई ऊपर चली गई, और दूसरा यहाँ पर फिर प्रेशर जनरेट हुआ दूसरी हवा का, तो वो दूसरी हवा यहाँ पर आती है। तो उसमें ये जो हवा है वो इस जगह की हवा हल्की हुई तो दूसरी जगह की हवा आती है तो वो पवन हो जाती है। और वो कितना वेग है उसका, वो आंधी आती है, चक्रवात आता है या तूफान आता है, ये डिपेंड करता है। तो चक्रवात, तूफान, वर्षा, ये सारे डिपेंड करते हैं वायु दाब पर। अतः अप्रोक्ष रूप से वायु दाब महत्वपूर्ण होता है। पवन है जो हमेशा पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही चलती है। यह दाब किसी स्थान पर वायु की मात्रा के कारण महसूस होता है। जलीय आवास में गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता जाता है। जलीय आवास में गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता है। ठीक है, तो हम प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे। प्रेशर जो है वो एबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर है। प्रेशर के कारण ही हवा, चक्रवात, वर्षा, तूफान, आंधी ये सब चलते हैं। प्रेशर के कारण जो हवा चलती है उसकी दिशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है। जहाँ का उच्च हाई प्रेशर है तो लो प्रेशर की तरफ वो हवा अपनी जगह लेने की कोशिश में चलती है। तो इसका पवन का जो वेग है, पवन का जो चाल है वो हाई प्रेशर से और लो प्रेशर की तरफ होता है। उसके बाद जलीय आवास में गहराई बढ़ने पर, मतलब यदि हम जलीय आवास में जाएं, नीचे और गहराई पर जाएं तो वायु का दबाव और बढ़ेगा। लेकिन यदि हम पहाड़ की तरफ बढ़ें, देखें कि ये तो हमारा समुद्र है, फिर ये हमारा धरातल है और ये हमारा पहाड़ है। ठीक है, ये ओशियन, इसको मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। जैसे ये हमारा ओशियन है, ये हमारा धरातल है और ये हमारा पहाड़ है। ओशियन, ये हमारी अर्थ सरफेस, और ये हमारी हिल, पहाड़। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब जितना नीचे जाएंगे हम उतना प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, उतना प्रेशर बढ़ेगा। तो हम जितना नीचे जाएंगे उतना वायु दाब बढ़ेगा। फिर अर्थ सरफेस पर आएंगे तो हम थोड़ा सा कम होगा वायु दाब, लेकिन पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो और वायु दाब कम होगा। और इसका सीधा सा लक्षण हम देखते हैं कि जब हम कुछ लोग होते हैं जो कि पहाड़ पर चढ़ते हैं तो उसकी वोमिटिंग आने लग जाती है, चक्कर आने लगते हैं, तो वो क्या है। और दूसरी बात है कि हम हाँफने लगते हैं, सांस हमें ज़्यादा लेने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वायु दाब वहाँ कम हो गया। वायु दाब कम हो गया तो ऑक्सीजन वायु दाब में ज़्यादा, धरती की सरफेस के पास में ऑक्सीजन ज़्यादा पाए जाते हैं। जितना दाब बढ़ेगा उतनी ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। तो इसलिए जब हम जैसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो वायु दाब कम होता है, ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वो हमारा एक समुद्र तल से ऊंचाई पर जगह है, और वहाँ पर जो लोग पाए जाते हैं, जहाँ पर वो ऊंचाई पर पहाड़ों पर पाए जाते हैं लोग, उनके हीमोग्लोबिन में, उनके जो ब्लड है उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको ऑक्सीजन लेने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए। ज़्यादा लोग मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैच करता है। अब ऑक्सीजन को कैच करता है तो वो हीमोग्लोबिन लेके हमारे टिश्यू तक, सेल तक जाता है। लेकिन ऑक्सीजन ही कम है तो इसलिए श्रमिकों की, काम करने वाले लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ब्लड में हीमोग्लोबिन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो ऑक्सीजन को बार बार जल्दी जल्दी लेके जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन वैसे ही कम मिल रही होती है। तो इसलिए जो पहाड़ी एरिया में लोग रहते हैं उनके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, और वो रेड कलर के, मतलब रेडिश होते हैं, अपने आप में फेयर कलर होता है और रेडिश उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। तो ये भी डिपेंड करता है, समुद्र तल से हम नीचे जा रहे हैं तो वायु दाब बढ़ता है, और वहाँ पर, और हमें वहाँ पर भी प्रेशर, हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर जनरेट हो सकता है, तो वो भी हमारे लिए एबनॉर्मल हो सकता है। पौधों के लिए भी वो उसी क्लाइमेट में अपने आप को अनुकूलित करते हैं।
अर्थ सरफेस पर क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो उस टाइम भी ये प्रेशर होता है और हम मरते हैं तब भी ये प्रेशर होता है अर्थ सरफेस पर, इसलिए हमें उस प्रेशर का अंदाजा नहीं होता। लेकिन यदि हम इस प्रेशर को ऊपर नीचे करके, जैसे हम पहाड़ पर जाएं या फिर समुद्र के तल में जाएं, तो हम इस प्रेशर को फील कर सकते हैं। फील करने का सीधा सा तरीका है कि जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हमारे को सांस ज़्यादा लेनी पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन का घनत्व कम होने लगता है। ऑक्सीजन ज़्यादा लेने के लिए हमें सांस ज़्यादा लेना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है कि उसमें चक्कर आने लगते हैं हमारे को, और हमारे को वोमिटिंग आने लगती है, क्योंकि वायु दाब कम होने लगता है तो इसलिए बाहर निकलने लगता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो वायु दाब है वो हमारे लिए किस तरह से जीव के लिए इफेक्टिव रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है फायर, अग्नि। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अग्नि या फायर। तो अग्नि को कुछ समय पूर्व एक पर्यावरण कारक के रूप में महत्वहीन माना जाता था। हम मानते थे कि अग्नि है जो महत्वहीन नहीं है, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि अग्नि है एक महत्वपूर्ण एनवायरमेंटल फैक्टर है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि किसी जंगल में आग लग गई, आग लगने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर जितने भी जीव थे, ठीक है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सारे नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर वापस से जीवन की उत्पत्ति होना, वापस से जीवन स्टार्ट होना, वो डिपेंड करता है उसके जो अग्नि का टाइप क्या था, अग्नि कितनी लगी थी। तो उसमें प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, इस तरह की बातें आती हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि सक्सेशन क्या होता है, वापस से जीव का निर्माण किस तरह से होता है। तो इसमें कहते हैं कि जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी, बहुत ही विशिष्ट प्रकार का फैक्टर है, जो कि आज हम इसको पर्यावरणीय फैक्टर के रूप में जानते हैं। अग्नि प्राकृतिक या मानव द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। तो अग्नि दो प्रकार की हो सकती है, एक तो प्राकृतिक हो सकती है और एक मानव निर्मित हो सकती है। ठीक है, अग्नि दो प्रकार की हो सकती है। प्राकृतिक कैसे, जैसे तो पहाड़ पर से जो पत्थर लुढ़कते हैं और उसमें चिंगारी निकली और आग लग गई, तो ये प्राकृतिक अग्नि के रूप में होगा। और यदि मानव निर्मित, हमने दिया जलाई ली, माचिस ली और हमने जलाया और अग्नि प्रदीप्त हो गई। तो सबसे पहले प्राचीन काल में तो नेचुरल जो फायर है वही चलती थी कि मनुष्य भी पत्थर रगड़कर और आग जलाता था। लेकिन अभी हमने उसको ऐसा सिस्टम दे दिया कि जेब के अंदर भी हम आग रख सकते हैं माचिस के रूप में। तो जो अग्नि है वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। प्राकृतिक अग्नि बिजली गिरने, जंगलों में लकड़ियां टकराने, ज्वालामुखियों से उत्पन्न होती है। तो जो प्राकृतिक अग्नि है वो बिजली गिरना पहला। फिर लकड़ियों का टकराना, जैसे बांस के जंगलों में होता है, बांस की जो लकड़ियां होती हैं उसमें भी आग लग जाती है। लकड़ियों के टकराने से, बिजली गिरने से, लकड़ियों के टकराने से एवं ज्वालामुखी से तो इससे भी आग लग सकती है। तो ये तीनों रूप हैं जो प्राकृतिक जो फायर है उसको इंडिकेट करते हैं, नेचुरल फायर को इंडिकेट करते हैं, जिसमें कि बिजली गिरना तो वो भी एक अग्नि का रूप है। लकड़ियों के टकराने से आग का जलना ये भी एक नेचुरल फैक्टर है। और ज्वालामुखी से आग निकलना, ज्वालामुखी से लावा निकलना, दैट इज ऑल्सो ए नेचुरल फायर। अग्नि को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। अग्नि तीन प्रकार की होती है। अग्नि तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट है ग्राउंड फायर। जिसे बोलते हैं भू अग्नि। अंतर्भूमि कार्बनिक पदार्थों को झुलसना भू अग्नि कहलाता है। मतलब पृथ्वी के गर्भ में
जो पदार्थ पाए जाते हैं उनका झुलसना जलना वो भूगर्भिक या ग्राउंड फायर कहलाता है। ठीक है। दूसरा है सरफेस फायर। सरफेस फायर जंगलों में आग लगना और घास के मैदान पूरे जल जाना, ये कहलाती है सरफेस फायर। उसके बाद है क्राउन फायर। क्राउन फायर, क्राउन फायर ऐसी फायर होती है जिसमें वृक्ष भी जल जाते हैं और कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है। तो इस तरह की ये दोनों आग ऐसे हैं जो नेचुरली लगती हैं, सरफेस पर जब लगती हैं तो पूरे जैसे घास के मैदान है पूरे जलते चले जाते हैं, लेकिन उसमें पेड़ बच जाते हैं। और जो हम ऐसा ये करते भी हम, जैसे खरपतवार जलाते हैं खेतों में तो हम लगा देते हैं, हमारे जैसे नदियों में ये जो पानी वाले खींप वाले ये जो पौधे होते हैं, झुंडा बोलते हैं जिनको, तो इनमें हम लगाते हैं सीख तो वो जला देते हैं, उसको वापस से वो स्टार्ट हो जाता है, वापस से रीजनरेशन हो जाता है, तो वो सरफेस फायर कहलाती है। ग्राउंड फायर पृथ्वी के अंदर कोई जीवित जीव है, वनस्पति है, उसका जलना झुलसना, कार्बनिक पदार्थों का झुलसना, वो ग्राउंड फायर कहलाती है। सरफेस के ऊपर, पृथ्वी की सरफेस के ऊपर घास के मैदान वगैरह हो वो उनका जलना सरफेस फायर कहलाती है। क्राउन फायर कि ये ऊंचाई तक, क्राउन यानी ताज होता है, मुकुट होता है, और मुकुट है पृथ्वी के मुकुट क्या है, पेड़ है, तो इनका भी जल जाना तो ये क्राउन फायर कहलाता है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार की अग्नि होती है। इसको हम फॉरेस्ट फायर भी कहते हैं। क्राउन अग्नि को हम फॉरेस्ट फायर भी कहते हैं, वन अग्नि, फॉरेस्ट फायर। ठीक है। तो इस अग्नि के प्रभाव क्या है जीव के ऊपर? अग्नि के प्रभाव, अग्नि के प्रभाव, तो अग्नि का प्रभाव सबसे पहले तो कि पृथ्वी के ऊपर जब ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो यदि ग्राउंड फायर लग रही है तो इसका मतलब अंदर कुछ न कुछ जल रहा है और हो सकता है भूकंप आ जाए। तो ये यदि लावा निकल रहा है या ज्वालामुखी निकली तो वो पृथ्वी को इफेक्ट देगी, वहाँ पर पाए जाने वाले जीवों को प्रभावित करेगी, इससे ये प्रभाव अग्नि का हो सकता है। सरफेस फायर, सरफेस फायर में जैसे आग जली और वहाँ पर सारी घास वगैरह सब जल गई, कुछ दिनों में, जैसे मान लो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में पेड़ नहीं पाए जाते लेकिन छोटे छोटे पादप पाए जाते हैं, तो वो कई सालों में तो जाके डेवलप हुए थे और वो जल गए। उसके बाद वापस नहीं, पता नहीं कितने सालों बाद में वो वापस से जर्मिनेट करेंगे और तब तक ऐसा हो कि कोई ऐसा बारिश हो, तूफान हो जिसमें सारी मिट्टी लुढ़क के चली जाए, सारा सब कुछ बदल जाए। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि मिट्टी के ऊपर पौधे का होना वो उसको बांध के रखना होता है, लेकिन यदि वो जल गया तो वो एक वापस से उसको कई साल लग जाएंगे, कई सालों के बाद में वापस से सक्सेसफुल स्टार्ट हो। तो और क्राउन फायर हो रही है तो सब कुछ जल गया, तो अग्नि का प्रभाव मतलब उसने वहाँ पर एक पॉपुलेशन नहीं बल्कि एक कम्युनिटी नहीं, एक पूरे इकोसिस्टम को हिला के रख दिया। हम बात करते हैं इकोलॉजी में, तो जहाँ पर हम एक स्पीसीज के बहुत सारे इंडिविजुअल जो एक जगह पर रहते हैं उसको पॉपुलेशन कहते हैं, दैट इज द यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, इकोलॉजी। तो यदि डिफरेंट टाइप के जो पॉपुलेशन है वो एक जगह मिलती है तो हम उसको कम्युनिटी कहते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी प्रेजेंट इन ए सेम प्लेस दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और उस इकोसिस्टम को यदि ग्राउंड फायर लगती है तो वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही नष्ट हो जाता है। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर जो भी किसी भी जाति के पेड़ पौधे एनिमल जानवर सब कुछ जो भी है वो सब जल जाएं, तो वो इस तरह का एक पूरा इकोसिस्टम ही खत्म हो जाता है। उस इकोसिस्टम को वापस बनने में कितना टाइम लगेगा कोई नहीं कह सकता। तो ये अग्नि का प्रभाव है, जहाँ पर कि जाति कब विलुप्त हो जाए और कब बन जाए ये अग्नि पर डिपेंड करती है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनवायरमेंटल दैट इज इन्फ्लुएंस, दैट इज इफेक्ट ऑन द लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो हम कह सकते हैं कि अग्नि भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो वायुदाब पढ़ा हमने और हमने अग्नि पढ़ी, तो और हमने पवन और धाराएं पढ़ी। ये तीनों भी आज के समय में पर्यावरणीय अजैविक कारक हैं जो जीव को बहुत तरीकों से प्रभावित करते हैं और जीव के वितरण को भी प्रभावित करते हैं। इनके बेस पर ही डाइवर्सिटी हो सकती है, घनत्व हो सकता है जीवों का और घनत्व ना भी हो सकता है। इसलिए ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सभी जीवों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम स्थलाकृतिक, अभी हम पढ़ रहे थे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, नेक्स्ट हम स्थलाकृतिक कारक पढ़ेंगे।
वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।